हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में डिक्लेरेशन के बारे में बताया है, डेफिनेशन के बारे में बताया है और इनिशियलाइजेशन के बारे में बताया है, वो भी वेरिएबल्स का। हमने जाने थे ये तीन टर्म्स, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन, जो वेरिएबल्स से रिलेटेड हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए समझना, क्योंकि वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में भी करने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया है। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है द प्रिंटफ फंक्शन। इस लेक्चर में मैं आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा, प्रिंटफ फंक्शन की जानकारी दूंगा। हालांकि हम थोड़ा बहुत जानते हैं प्रिंटफ फंक्शन के बारे में, लेकिन हम इसकी डिटेल्स को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ये कैसे काम करता है। वो सब मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, हमारे लिए ये जानना जरूरी है क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल हम करने वाले हैं बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में, और आगे चल के प्रिंटफ फंक्शन का बहुत यूज होने वाला है। तो इसीलिए हमारे प्रिंटफ फंक्शन के बेसिक्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रिंटफ फंक्शन। जाहिर सी बात है, पहले मैं आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। प्रिंटफ फंक्शन क्या है, प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, वो मैं आपको प्रॉपरली डिकोड भी करवाऊंगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है फॉर्मेटेड वर्सेस अनफॉर्मेटेड आउटपुट। मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है और अनफॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये टॉपिक हेल्प करेगा प्रिंटफ फंक्शन को और प्रॉपरली समझने में, इसीलिए मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया है। तो ये है हमारे टॉपिक्स इस लेक्चर के। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रिंटफ फंक्शन। जानते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है। यहां पे मैंने लिखा है इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसमें तो कोई शक नहीं है, यह हम ऑलरेडी जानते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंटफ फंक्शन। देखिए, हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में यह बात पता है कि ये वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं किसी के द्वारा। कोई है ऐसा जिसने हमारे लिए इन फंक्शंस को डिफाइन करके रखा है। हम डायरेक्टली इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। हमें बस एप्रोप्रिएट हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने की जरूरत होती है। जैसे ही हम एप्रोप्रिएट हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे हमारे प्रोग्राम में, उसके बाद हम इन फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। प्रिंटफ फंक्शन के लिए भी एक एप्रोप्रिएट हेडर फाइल है, वो भी मैंने आपको बताई थी, मैं रिकॉल करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन जो बात अभी हमें समझनी है वो ये है कि प्रिंटफ फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें बस फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है पहला पॉइंट, इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरा क्या है, इट अलाउज प्रिंटिंग टेक्स्ट एंड वैल्यूज टू द कंसोल। देखिए, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से आप टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हो, यानी प्रिंट कर सकते हो। टेक्स्ट यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर्स हो आप डिस्प्ले कर सकते हो। वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हो, वैल्यूज से मेरा मतलब है डेसिमल वैल्यूज, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, या फिर फ्रैक्शंस हो गए, तो वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। और वो हम कहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉन्सोल पे। देखिए, कॉन्सोल दरअसल एक ब्लैक स्क्रीन होती है। जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, वैसी एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसपे आउटपुट डिस्प्ले होता है प्रिंटफ द्वारा। ठीक है, तो उस स्क्रीन पे आपको आउटपुट नजर आएगा। प्रिंटफ फंक्शन का काम है स्क्रीन पे, यानी कि कंसोल पे कुछ लेके आना। जो भी आप प्रोवाइड करेंगे वो उसे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है,
आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है डिक्लेरेशन अवेलेबल इन stdio.h हेडर फाइल। हमें पता है कि printf फंक्शन के लिए जो हेडर फाइल है वो है stdio.h। std यानी स्टैंडर्ड, io यानी इनपुट आउटपुट, और .h तो हमें पता ही है ये एक एक्सटेंशन है, ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। stdio.h नाम की हेडर फाइल अगर हम हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे तो हम printf फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें इस हेडर फाइल की जरूरत है। ठीक है, तो ये थे कुल मिला के 3 पॉइंट्स printf फंक्शन के बारे में। अब मैं आपको printf फंक्शन का सिंटेक्स दिखाता हूं। देखिए, ये है सिंटेक्स printf फंक्शन का। बड़ा ही इजी है समझना, ऐसे मत समझिए कि ये काफी डिफिकल्ट होगा। नहीं, ये काफी इजी है। मैं अभी आपको बताता हूं कि ये सिंटेक्स है क्या। इससे आपको printf के बारे में काफी कुछ क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। यहां पे मैं printf को दरअसल कॉल करवा रहा हूं। ये सिंटेक्स जो है वो printf को कॉल करवाने का है। ये बात आप ध्यान रखिए। यहां पे printf फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको फंक्शन कॉल के बारे में एक बात बताई है। एक होता है फंक्शन को डिफाइन करना, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करना, यानी कि यह बताना कि फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। फंक्शन कॉल इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन डेफिनेशन। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम बस उसे बुलाते हैं काम करने के लिए। हम डिफाइन नहीं करते उसकी फंक्शनैलिटी, हम बस उसे काम करने के लिए बुलाते हैं। उसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, हम सिर्फ उसे कॉल करते हैं। यहां पे मैं printf को कॉल करवा रहा हूं एक तरीके से। ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है? फंक्शन को कॉल करने के लिए आप सबसे पहले फंक्शन का नाम बताते हो। यहां पे जो फंक्शन का नाम है वो है printf, है ना। उसके बाद आप पेरेंथीसेस का यूज करते हो, मतलब आप ओपनिंग पेरेंथीसेस और क्लोजिंग पेरेंथीसेस यूज करते हो। यहां पे आप देख रहे हैं पेरेंथीसेस यूज हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर आप इनपुट स्पेसिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कितने इनपुट्स रिसीव कर सकता है, कितने इनपुट्स आप उसे दे सकते हो। ठीक है, इस printf फंक्शन पे हम कई इनपुट्स दे सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं डॉट 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 मैंने स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब यही है कि इस फंक्शन पे हम मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं जितने हम चाहें। डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, और आप देख रहे हैं इस क्लोजिंग पेरेंथीसेस के आगे सेमी कॉलन है। इसका सिग्निफिकेंस है सेमी कॉलन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करने का, मतलब यह बताने का कि यहां पे इंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, अब इसके आगे कुछ नहीं है इस फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज करता तो उसका मतलब यह था कि मैं इस फंक्शन को डिफाइन भी करूंगा, लेकिन कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं हुआ है, सेमीकोलन का यूज हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह फंक्शन कॉल करवाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? यह जो सिंटेक्स है वो printf को कॉल करने का है। आप इस पे मल्टीपल इनपुट्स पास कर सकते हो। इस तरीके से printf को कॉल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट्स की। इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला इनपुट है कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग ये दरअसल एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर है सिंपल कैरेक्टर्स, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी हों, हो सकता है कि सिर्फ सिंपल कैरेक्टर्स हों, या फिर फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस हो खाली, या फिर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हों। ठीक है, सभी का होना मैंडेटरी नहीं है।
यही मैंने लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल कैरेक्टर्स, जैसे कि ABCD A to Z जो कैरेक्टर्स होते हैं, 0 से 9 तक डिजिट्स हो गई, या स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। आप कोई भी कैरेक्टर इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस। आप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हो। इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का पर्पस क्या है, क्या होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। इनके बारे में तो खैर हम जानते ही हैं, मैंने आपको एस्केप सीक्वेंसेस बताए थे, \n, \t, \0, अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, वो सारे एस्केप सीक्वेंसेस थे। अगर आपने एस्केप सीक्वेंसेस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। आप एस्केप सीक्वेंसेस को, जिन्हें हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी कहते हैं, उन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रिंग में। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते वाया कीबोर्ड। तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल स्ट्रिंग। अब बात यह है कि प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, यानी कि कॉन्सोल पे, जो एक ब्लैक स्क्रीन होती है। ठीक है, तो ब्लैक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है कंट्रोल स्ट्रिंग को, जो भी हम इसमें डालेंगे। अगर हम इसमें सिंपल कैरेक्टर्स डालते हैं तो सिंपल कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते ही हैं, वो एज इट इज प्रिंट नहीं होंगे, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रिंट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो बात हुई कंट्रोल स्ट्रिंग की, जो पहला इनपुट है प्रिंटफ का। अब बात करते हैं बाकी इनपुट्स की। यहां पे लिखा है arg1, जिसे हम arg1 कह सकते हैं, arg2, और ऐसे हम कई इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन को। दरअसल ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्ग्यूमेंट 1 को, ये आर्ग्यूमेंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? देखो, आर्ग्यूमेंट एक फैंसी नेम है इनपुट का। आर्ग्यूमेंट बोलो, इनपुट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, आप जब फंक्शन पे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, इसका मतलब यह है आप फंक्शन को इनपुट्स दे रहे हो। यहां पे हम प्रिंटफ को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, मतलब प्रिंटफ को मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं। क्लियर है? पहला इनपुट तो हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग ही है, उसके बाद हम ये इनपुट्स भी दे सकते हैं। अब ये होते क्या है? कंट्रोल स्ट्रिंग तो क्लियर हो गया, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ। अभी बताता हूं कि ये क्या होते हैं। देखिए, यहां मैंने लिखा है, these are variables whose values are formatted according to the format specifications of the control string। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़िए। दरअसल ये वेरिएबल्स हैं, यूजुअली वेरिएबल्स होते हैं, ये वैल्यूज भी हो सकती हैं, सिंपल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, यूजुअली ये वेरिएबल्स होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन में हम किस किस टाइप के इनपुट्स पास कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि ज्यादातर हम इनमें वेरिएबल्स पास करते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज फॉर्मेट करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस जो हम कंट्रोल स्ट्रिंग पे पास करते हैं। अब देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब समझ लेते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब क्या है? देखिए, फॉर्मेट करने का मतलब यह होता है किसी चीज को एक स्ट्रक्चर देना, किसी चीज को किस तरीके से हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसका अपीयरेंस क्या होगा, यह बताता है फॉर्मेटिंग। जब हम किसी चीज की फॉर्मेटिंग करते हैं तो दरअसल उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो कैसे डिस्प्ले होगा, उसका अपीयरेंस क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है 3.14159। मैं चाहता हूं कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स प्रिंट हो, मैं नहीं चाहता कि 4, 5, 6 डिजिट्स प्रिंट हो। तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस का यूज कर सकता हूं
ये बताने के लिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स आनी चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि जो वेरिएबल्स हम यहां पे पास कर रहे हैं उनकी वैल्यूज कैसे डिस्प्ले होंगी, उनका अपीयरेंस क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मेटिंग का मतलब है। दरअसल फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस मदद करते हैं फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए इन वेरिएबल्स की वैल्यूज का। हम चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएं स्क्रीन पे, लेकिन कैसे डिस्प्ले होंगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, अपीयरेंस क्या होगा, वो बताते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये ज्यादा क्लियर होगा। यहां पे बस मैंने यही लिखा था कि इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मेट की जाएंगी अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है। ये क्लियर होगा अभी। देखिए, यहां पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अगेन ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं मैंने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी, यहां पे मैंने मेन फंक्शन का यूज नहीं किया। तो ये बस 2 लाइंस हैं, एक कोड स्निपेट कह सकते हैं, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको। यहां पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसे उसकी इनिशियल वैल्यू भी दे दी है। अब जिसने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं उसे क्लियर हो चुका है कि मैंने यहां पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है और इनिशियलाइज भी किया है ना। मैंने यहां पे वेरिएबल की प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का टाइप है। इसे डिफाइन किया है, यानी कि मैंने कंपाइलर से रिक्वेस्ट किया है कि इसके लिए मेमोरी एलोकेट करो। कंपाइलर एलोकेट कर देगा एप्रोप्रिएट मेमोरी, मे बी 4 बाइट्स की। और यहां पे मैंने इनिशियलाइजेशन भी किया है, यानी कि वेरिएबल m को मैंने 90 वैल्यू प्रोवाइड की है। मैंने आपको बताया था ये मैथमेटिक्स वाला इक्वल साइन नहीं है, ये असाइनमेंट का काम करता है। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको बताया था। तो वैल्यू 90 इसके अंदर चली जाएगी जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि वेरिएबल m के अंदर वैल्यू 90 है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रिंटफ फंक्शन। अब ये प्रिंटफ फंक्शन का डेफिनेशन तो है नहीं, यहां पे मैं प्रिंटफ फंक्शन को सिर्फ कॉल करवा रहा हूं। आप देख सकते हैं नाम स्पेसिफाई किया है, प्रेंथेसिस हैं और अंत में सेमीकोलन है। मैं सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करवा रहा हूं, सिंपल है। अब देखिए, प्रिंटफ फंक्शन पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, 2 इनपुट्स दिए। पहला इनपुट तो हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग है। आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग क्या होता है? जो डबल कोट्स में रैप होता है। यही बताया था ना मैंने आपको, सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में रखते हैं, स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर रखते हैं। तो बस ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है। इसके अंदर हो सकते हैं सिंपल कैरेक्टर्स। आप देख रहे हैं मैंने सिंपल कैरेक्टर्स यूज किए हैं, MARKS, है ना। मैंने यहां पे एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया, कॉलन। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है। अगर हमें न्यू लाइन की जरूरत है तो हम \n इसी स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे कंट्रोल स्ट्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट को कंट्रोल करता है। आप जो स्पेसिफाई करते हो उसके अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। अब जब मैं स्क्रीन बोल रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है कंसोल। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग। अब आप पूछेंगे कि मैंने यहां पे %d जो लिखा है वो क्या है? ये है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आपको दूसरा इनपुट तो क्लियर है, ये एक वेरिएबल है ना। ये है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। दरअसल ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है वेरिएबल का। पता है बात क्या है? मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंटफ की मदद से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाऊं।
अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो है 90। मैं चाहता हूं कि वैल्यू 90 यहां पे आ जाए, यानी कि मैं चाहता हूं कि मार्क्स आए, फिर कॉलन आए, फिर उसके बाद 90 आ जाए। ठीक है। अब इस परसेंटेज डी के बदले अगर मैं डायरेक्टली एम का इस्तेमाल करूंगा तो आप खुद सोचिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बात यह है कि प्रिंटफ तो एम को एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट करेगा और उसे डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे, पर मैं एम थोड़ी डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। मैं तो एम के अंदर जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो यह गड़बड़ हो जाएगी। हम डायरेक्टली वेरिएबल स्ट्रिंग पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही तो है। अगर आप उन्हें पास कर देंगे कंट्रोल स्ट्रिंग में डायरेक्टली तो वो सिंपल कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट होंगे। सिंपल सी बात है। वेरिएबल्स के लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वेरिएबल्स की वैल्यूज को अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमें जरूरत होती है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस की। ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी परसेंटेज डी की, जिसमें डी का मतलब है डेसिमल। परसेंटेज डी दरअसल डेसिमल वैल्यू का प्लेस होल्डर है। डेसिमल वैल्यू यानी इंटीजर्स हो गए हमारे, तो इंटीजर्स का ये प्लेस होल्डर है। मतलब क्या होगा कि जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, यानी कि जिस प्रोग्राम का ये कोड स्निपेट है उसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तब क्या होगा, इस परसेंटेज डी की जगह इस वेरिएबल एम की वैल्यू चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल एम के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहां पे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट आएगा मार्क्स कॉलन और बाद में ये जो व्हाइट स्पेस है वो आएगा और फिर वैल्यू 90 आ जाएगी। परसेंटेज डी डिस्प्ले नहीं होगा। ये एक फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है, इसका स्पेशल मीनिंग है प्रिंटफ के लिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है। मैं डायरेक्टली वेरिएबल एम यहां पे लिख नहीं सकता था, यहां पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन डाला जो कि एक प्लेस होल्डर है। ये जगह होल्ड करके बैठा है। किसकी जगह होल्ड करके बैठा है? एम की जगह होल्ड करके बैठा है। जो मैंने यहां पे सेकंड इनपुट पास किया है उसकी जगह होल्ड करके बैठा है। तो परसेंटेज डी की जगह इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। अब बात होगी क्लियर? ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहां मैंने लिखा था वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कंट्रोल स्ट्रिंग। यहां पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या दिया है, परसेंटेज डी, यानी कि ये जो एम की वैल्यू है वो एक डेसिमल वैल्यू की तरह ही ट्रीट की जाएगी और उसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इसकी जगह पे यूज करता परसेंटेज सी, तब बड़ा इंटरेस्टिंग आउटपुट आता। तब पता क्या होता, परसेंटेज सी की जगह पे कैपिटल जेड आ जाता। अब आप पूछेंगे ये कैसे मुमकिन है? देखो, परसेंटेज सी दरअसल प्लेस होल्डर है कैरेक्टर का। सी माने कैरेक्टर। ठीक है। तो क्या होगा, वेरिएबल एम के अंदर है वैल्यू 90। ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है परसेंटेज सी। इसका मतलब कि परसेंटेज सी कैरेक्टर का प्लेस होल्डर है, कैरेक्टर की जगह को होल्ड करके बैठा है। जो वेरिएबल एम के अंदर वैल्यू है वो कैरेक्टर की तरह ट्रीट होनी चाहिए। अब हमें पता है कि हर एक कैरेक्टर को ASCII कोड दिया जाता है। किसी एक कैरेक्टर का ASCII कोड 90 है और वो कैरेक्टर है कैपिटल Z। तो होगा क्या कि 90 एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया जाएगा। 90 जो है वो एक ASCII कोड है, उसका जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है वो लिया जाएगा जो है Z, कैपिटल Z, और यहां पे परसेंटेज सी के बदले में कैपिटल Z आ जाएगा।
तो आउटपुट जो आप देखेंगे वो होगा मार्क्स कोलन व्हाइट स्पेस देन कैपिटल Z। 90 नहीं आएगा इस केस में। बात समझ में आ गई? तो परसेंटेज डी की जगह अगर परसेंटेज सी होता तो कुछ और ही आउटपुट आ रहा होता, है ना? तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, फॉर्मेट डिसाइड कर रहा है डेटा का, वैल्यू का, किस तरीके से वैल्यू इंटरप्रेट की जाएगी, किस तरीके से वैल्यू डिस्प्ले होगी, क्या फॉर्मेट होगा उसका, मतलब क्या अपीयरेंस होगा उसका, वो डिसाइड करता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया ना जस्टिफाई कि किस तरीके से जो वेरिएबल्स आप पास करते हो, बाकी के जो इनपुट्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे फॉर्मेट होती हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस द्वारा, ये आपने देखा। क्लियर है आई होप ये कॉन्सेप्ट। हमने जाना कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन को खास करके हमने जाना, है ना? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रिंटफ फंक्शन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है फॉर्मेटेड वर्सेस अनफॉर्मेटेड आउटपुट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है, अनफॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है। देखो यहां मैंने लिखा है प्रिंटफ स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड। देखिए प्रिंट एफ, जो एफ है वो फॉर्मेटेड को दर्शा रहा है, तो ये है प्रिंट फॉर्मेटेड, यानी कि डेटा प्रिंट करो, फॉर्मेट उसका साथ में बताओ। बात समझ में आ रही है? तो प्रिंटफ अलाउ करता है फॉर्मेट बताना, मतलब आप खुद से फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो, आप जो डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसका। यही हमने पीछे किया था ना, परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया ताकि हम वेरिएबल की वैल्यू को ले सकें, डिस्प्ले करवा सकें, वो भी डेसिमल वैल्यू को। अगर हम परसेंटेज सी का यूज करेंगे तो हम कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसे ही और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है। तो एक तरीके से हम फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं हमारे आउटपुट का। इसीलिए प्रिंटफ फंक्शन को कहा जाता है प्रिंट फॉर्मेटेड। बात समझ में आ रही है कि फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है केपेबल टू डिस्प्ले आउटपुट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। यही मैंने आपको बताया कि प्रिंटफ फंक्शन में कैपेबिलिटी है कि आउटपुट को ये डिस्प्ले कर सकता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो आप डिसाइड करते हो। आप जैसा अपीयरेंस चाहते हो वैसा अपीयरेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे दो पॉइंट्स इसके बारे में। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं फॉर्मेटेड आउटपुट और अनफॉर्मेटेड आउटपुट के बीच में। हमें यह तो पता है कि जो प्रिंटफ फंक्शन है वो फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए है ना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट का। यहां पे आप देख रहे हैं ये प्रिंटफ फंक्शन है। इस प्रिंटफ फंक्शन पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। यहां पे हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद हमने ये वैल्यू पास की है। अब देख रहे हो इस टाइम पे मैंने वैल्यू पास की है, ध्यान से देखिए। यहां पे अब वेरिएबल नहीं है, यहां पे अब सिंपल वैल्यू है, ये हम कर सकते हैं। अब देखिए ये है हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग। अब इस कंट्रोल स्ट्रिंग में हमने सिंपल कैरेक्टर्स का यूज किया है, हमने एक फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का भी यूज किया है और कॉलन का भी यहां पे यूज किया गया है। अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है ये कोई सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना पड़ेगा। यहां पे परसेंटेज है, एफ है और बीच में डॉट टू है या पॉइंट टू है। इसका क्या मतलब है? अगर यहां पे सिर्फ परसेंटेज एफ होता तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाती इसकी जगह पे। यहां पे परसेंटेज एफ नहीं है, परसेंटेज डॉट टू एफ है। इसका क्या मतलब है? देखिए पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि एफ का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू।
तो ये प्लेस होल्डर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो ये इसको प्रिंट करने लायक है। लेकिन साथ में यहां पे डॉट टू भी है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही डिस्प्ले होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही लेगा। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम अपीयरेंस डिसाइड कर रहे हैं हमारे डेटा का। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा, पाई कोलन वाइट स्पेस और फिर 3.14। अब देख रहे 3.14 आउटपुट आया इस केस में, 3.14159 नहीं आया, क्योंकि यहां पे 0.2 स्पेसिफाई किया गया था। इसका मतलब यह है कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था फॉर्मेटेड आउटपुट का। अब देखते हैं अनफॉर्मेटेड आउटपुट का क्या एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ फंक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो स्क्रीन पे बस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए, वो कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको नहीं देते। हमारे पास प्रिंटएफ के केस में तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस हैं, हम डेटा को अपने हिसाब से डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं करते, यानी कि डिस्प्ले जो होता है आउटपुट, वो होता है अनफॉर्मेटेड आउटपुट। एक फंक्शन ऐसा हमारे पास अवेलेबल है, इसका नाम है पुट्स फंक्शन, PUTS। दरअसल इसकी फुल फॉर्म है पुट स्ट्रिंग। बस स्ट्रिंग को पुट करो, डिस्प्ले करो। ठीक है, एक होता है गेट्स फंक्शन, यानी कि स्ट्रिंग को गेट करो, लो, और ये है पुट्स फंक्शन। अब इसका काम क्या है? जो स्ट्रिंग आप इसको पास करेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। एक आर्ग्यूमेंट ये एक्सेप्ट करता है जो कि स्ट्रिंग होता है, और एज इट इज स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देता है। कोई फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं करता। आप यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते, अगर आप देंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं है। इसका क्या आउटपुट होगा? इसका आउटपुट होगा पाई कॉलन व्हाइट स्पेस के साथ 3.14159, एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कोई फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं है यहां पे। अब आप पूछेंगे कि यहां पे मैं 3.14 लिख सकता हूं और सेम आउटपुट लेके आ सकता हूं, मुझे क्या जरूरत है इन फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस की? हां, इस केस में जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आपके पास एक वेरिएबल है, आपने यूजर से इनपुट लिया, उस वेरिएबल के अंदर डाला। अब उस वेरिएबल के कंटेंट को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो मन मर्जी से, अपने हिसाब से, तो आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकोगे ना। लेकिन आप पुट्स का यूज नहीं कर पाओगे उस केस में। आप वेरिएबल को इसके अंदर एम्बेड थोड़ी कर सकते हो, उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की जरूरत है, वो आप इस पे प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस केस में आपको प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा। तो प्रिंटफ का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपको आपका आउटपुट फॉर्मेट करना हो, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करना हो, यानी कि उसका अपीयरेंस आप डिसाइड करना चाहते हो प्रोग्रामेटिकली। वहीं इन टाइप के फंक्शंस का यूज तब करना चाहिए जब स्ट्रिंग को एज इट इज डिस्प्ले करना हो। जो टेक्स्ट है उसे आप एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हो, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहते। ठीक है, तो ये था डिफरेंस फॉर्मेटेड आउटपुट और अनफॉर्मेटेड आउटपुट के बीच का। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो प्रिंटफ फंक्शन है वो दरअसल प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन है। इसका काम है स्क्रीन पे जो आउटपुट है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे डिस्प्ले हो, जो आप स्पेसिफाई करें एज अ प्रोग्रामर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। हमने जान लिया है कि फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है। इसी के साथ हमने हमारा लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से है। हमने जाना प्रिंटफ फंक्शन के बारे में, और जो जानकारी मैंने आपको दी है, मुझे उम्मीद है कि उससे जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो आपके लिए यूजफुल होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में।
एक नए टॉपिक के साथ।